नमस्कार क्लास एट्थ के स्टूडेंट्स। तो कैसे हो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास एट्थ की एसएसटी की जो बुक है समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे उसका दूसरा चैप्टर भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में। दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने यह चैप्टर पहले से स्टार्ट कर दिया है। ये वाली वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 6 है, क्योंकि ये वाला चैप्टर एक लंबा चैप्टर है जो कम से कम 9 से 10 वीडियो में कवर किया जा सकता है। इसलिए यह वाली वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 6 है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 व पार्ट 2 व पार्ट 3 व पार्ट 4 व पार्ट 5 नहीं देखा, प्लीज़ जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हमारा दूसरा चैप्टर का पार्ट 6 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आखिरी वीडियो यानी पार्ट 5 में हमने ये वाला टॉपिक डिस्कस किया था, मुगलों का प्रतिरोध यानी उनका विरोध मुगलों के प्रति। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, राजपूतों का उदय। ठीक है, तो चलिए पढ़ता पढ़ता आपको समझाता हूँ राजपूतों का उदय। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित होने के कारण तथा पूर्ववर्ती राजवंशों से प्राप्त गौरवशाली परंपराओं के कारण, उदाहरण के लिए प्रतिहार, जिन्होंने कुछ शताब्दियों पूर्व ही सिंध पर अरब आक्रमण का विरोध किया था, राजपूत प्राय उपमहाद्वीप के बाहर से आने वाली शक्तियों से जूझते रहे। देखिए, राजपूतों का उदय मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत, यानी आप जब उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, गुजरात, यहाँ मुख्यतः राजपूतों का उदय हुआ यहाँ पर। ठीक है, और इन्हें पूर्ववर्ती राजवंशों से प्राप्त, यानी ये पीढ़ियों से ही राजवंश गौरवशाली इनकी परंपराएं हैं और इन्हें प्रतिहार कुछ शताब्दियों से। देखिए, आपको पता है कि बहुत पहले के समय में सिंध में जो अरब के आक्रमणी आए थे, उनका और राजपूतों का साथ लड़ाई चलती रहती थी, जिसके कारण राजपूत उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट के बाहर से आने वाली शक्तियों से जूझते रहे। यानी राजपूत और मुगलों और दिल्ली सल्तनत इत्यादि के साथ राजपूतों का संघर्ष चलता रहा। अरब के आने वाली शक्तियों से उन्हें जूझना पड़ा। सिंपल मुख्यतः ये बता रखा है। राजपूतों ने खिलजी के आक्रमण के बाद अपने राज्यों का पुनर्गठन किया। आपको पता है कि खिलजी ने राजपूतों पर आक्रमण किया था, जिसके बाद राजपूतों ने खुद का राज्य का पुनर्गठन किया, फिर से बनाया। इस प्रक्रिया में मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र के दो प्रमुख राजवंश उभरे, यानी इस पूरी प्रक्रिया में मेवाड़ वंश और मारवाड़ वंश दो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन दोनों ने निभाई। उनकी शौर्यपूर्ण कहानियाँ विशेष रूप से लोकप्रिय गाथा गीतों के माध्यम से आज भी सुनाई जाती हैं। यानी मारवाड़ों और मेवाड़ों की आज की गौरव गाथा, यानी उनकी उपलब्धियों को आज भी कहानियों व गीतों के माध्यम से आज भी लोग गाते हैं व सुनते हैं। इन वंशों से उत्पन्न वीर शासकों से हम पूर्व में राणा कुंभा के विषय में पढ़ चुके हैं। यानी जो राणा कुंभा जी भी थे वह भी इसी वंश से थे। ठीक है, राणा सांगा ने कई राजपूत वंशों को एकीकृत किया और वह सल्तनत के विरुद्ध कई युद्ध जीते। यानी राणा सांगा जी थे, उन्होंने राजपूतों को एक साथ एकत्रित किया, एकता बनाई और सुल्तानों के प्रति उन्होंने युद्ध लड़े और जीते भी। अतः खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन जो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर के साथ, राजपूतों को हारना पड़ा। ठीक है, देखिए ये देख सकते हैं कैसा युद्ध हो रहा है राजपूतों के साथ व बाबर के साथ। ठीक है, यद्यपि अपने पूर्ववर्तियों से एक खंडित राज्य विरासत में मिला, यानी इन्हें विरासत में राज्य मिला था राजपूतों को, फिर भी मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप, आपने नाम सुना होगा, बहुत अधिक प्रसिद्ध शासक थे और बहादुर भी। महाराणा प्रताप ने मुगल आधिपत्य को अस्वीकार किया और राजपूत प्रतिरोध का प्रतीक बनाया। यानी महाराणा प्रताप कभी भी मुगलों के सामने झुके नहीं, बल्कि उनको झुकाया। वो मुगलों की आधिपत्य, मुगलों को कभी भी अपने से शक्तिशाली नहीं मानते थे, उनका मुगलों के साथ लड़ाई चलती रहती थी और अपना ही राजपूतों का एक प्रतीक बनाया प्रतिरोध का। 1576 में अरावली की हल्दी घाटी दरारों में एक संघर्ष हुआ। आपको पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कितना बड़ा था, 1576 में हुआ था। और यद्यपि मुगल सेना का पलड़ा भारी रहा, मुगल इस युद्ध में भारी रहे और महाराणा ने युद्ध भूमि छोड़ दी और अरावली की पहाड़ियों से मुगलों के विरुद्ध तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। महाराणा प्रताप इस युद्ध के दौरान युद्ध भूमि उन्होंने छोड़ दी और वह अरावलियों की पहाड़ियों से मुगल के विरुद्ध वर्षों तक गुरिल्ला युद्ध जारी रहा, यानी इनके बीच गुरिल्ला युद्ध भी रहा। ठीक है, कठोर परिस्थितियों में रहते हुए भी वे अपनी स्वतंत्रता पर अडिग रहे। यानी राजपूत कठोर परिस्थिति होने के बाद भी अपने स्वतंत्रता पर अडिग रहे कि हम स्वतंत्र रहेंगे। उन्होंने कई युद्ध लड़े, हल्दी घाटी का गुरिल्ला। ठीक है, यह उल्लेखनीय है कि महाराणा प्रताप को भीलों का प्रबल समर्थन प्राप्त था, जो न केवल धनुधर के रूप में सेना में सम्मिलित हुए वरन उस क्षेत्र के अपने ज्ञान में भी योगदान दिया। यानी महाराणा प्रताप को जो भील समुदाय था उनका बहुत अधिक योगदान था, जो न केवल सेना में थे बल्कि ज्ञानी भी थे, उस क्षेत्र के ज्ञान में योगदान भी मिलाया। अन्य अवसरों पर भी उनकी सेवा ने अन्य मेवाड़ की सैन्य परंपरा में एक सम्मानित स्थान दिलाया। यानी उन्होंने अन्य अवसरों से भी उनकी सेवा में मेवाड़ों को भी शामिल किया। ठीक है, उनको भी सम्मान दिया, जैसे कि मेवाड़ के प्रतीक चिन्ह से भी स्पष्ट होता है। ठीक है,
यह मेवाड़ों का प्रतीक चिन्ह है, मेवाड़ों का, ठीक है, यह प्रतीक चिन्ह है, ध्यान से देख लो, पेपर में आ सकता है। कुछ राजपूत राज्यों ने अंततः कूटनीतिक व वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से मुगलों के साथ गठबंधन बनाया, यानी कुछ राजपूत ऐसे भी थे जिन्होंने मुगलों के साथ संबंध बनाए, लेकिन ऐसे थोड़े बहुत थे, किंतु अन्य विशेष रूप से मेवाड़ ने मुगल प्रभुत्व का स्वीकार नहीं किया। लेकिन जो मेवाड़ वंश था ना, इन्होंने मुगलों को कभी अपना साथी माना नहीं, इनके साथ युद्ध किए, इन्हें भारत से दूर करने का साहस दिलाया। औरंगजेब के शासनकाल के समय कई राजपूत सरदारों ने विद्रोह किए, जिनमें मेवाड़ के दुर्गादास राठौड़ भी सम्मानित थे। यानी औरंगजेब के विरुद्ध कई मेवाड़ के जो शासक थे उन्होंने युद्ध किया। ऐसा ही एक शासक था जो मेवाड़ का था, जिसका नाम था दुर्गादास राठौड़, वो भी थे। इन्होंने जोधपुर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी अतः मुगल सत्ता राजस्थान तक में सीमित रही। यानी इन्होंने जो जोधपुर में अपनी स्वतंत्रता के लिए, जोधपुर की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है, अतः मुगल सत्ता केवल राजस्थान तक ही सीमित रही। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है अहोम। इस वीडियो में हम लास्ट टॉपिक करेंगे अहोम, फिर जो बच जाएंगे पार्ट 7 में करेंगे, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को आपको निचोड़ के साथ समझा रहा हूँ। देखिए अहोम 13वीं शताब्दी में अहोम जातीय समूह वर्तमान म्यांमार से ब्रह्मपुत्र घाटी से चले गए, अहोम साम्राज्य का गठन किया। यानी अहोम ये एक जनजाति थी, एक जाति थी, जनजाति थी अहोम। ठीक है, 13वीं शताब्दी में जो अहोम जनजाति थी ना, वो वर्तमान म्यांमार से, जो आज का म्यांमार है, वहाँ की ब्रह्मपुत्र घाटी से चले गए व अहोम साम्राज्य का गठन किया। ठीक है, सल्तनत एवं मुगल काल के दोनों समय में अहोम शासकों ने उत्तर पूर्व में विस्तार के प्रयासों को कठोर प्रतिरोध किया। यानी उन्होंने दिल्ली सल्तनत व मुगलों का भी, इन दोनों समय में अहोमों ने उत्तर पूर्वी भारत में उनका विरोध किया व शासन चलाया। उनकी अनूठी पाइप प्रणाली में प्रत्येक सक्षम व्यक्ति से भूमि अधिकारों के स्थान पर श्रम या सैन्य कर्तव्य के माध्यम से राज्य को सेवा प्रदान करने का आह्वान किया गया था। देखिए अहोमों की एक अनूठी प्रणाली थी, वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति भूमि के साथ साथ क्या करता था, श्रम व सैन्य कर्तव्य निभाता था। यानी सरकार उनको, यानी जो अधिकारी होते थे वो उनको क्या करते थे, आम लोगों को भूमि देते थे और उसके बदले पैसे नहीं लेते थे, उसके बदले सेना में श्रम मांगते थे व सेना में जो काम धंधा होता है वो करवाते थे, व सैनिक भर्ती का उनको आह्वान किया जाता था। ठीक है, वो पैसे नहीं देते थे। इससे शासकों को सार्वजनिक आधारभूत संरचना का निर्माण करने के लिए स्थायी सेना के बिना विशाल वितरित बल बनाए रखने का अवसर मिला। नहीं, इससे अहोम राजाओं को सेना बनाए रखने का अवसर मिला। समय के साथ अहोमों ने स्थानीय संस्कृति को आत्मसाहित किया और कृषि को बढ़ावा दिया, विविध धर्मों को प्रोत्साहित किया व असम की समृद्धि परंपराओं में योगदान दिया। देखिए अहोम राजा आसाम में अधिक थे, यानी उन्होंने अपने अधिक समय आसाम में बिताया। ठीक है, समय के साथ जो अहोम राजा थे उन्होंने क्या किया, स्थानीय परंपराओं को समाहित किया, कृषि को बढ़ावा दिया, सभी धर्मों को प्रोत्साहित किया। ठीक है, और असम को भी समृद्ध बनाया। 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब ने मुगल सेना को अहोम की राजधानी गढ़गांव पर आधिपत्य के लिए भेजा, तब अहोम ने घने जंगलों, पहाड़ियों और नदियों के अपने ज्ञान व लगातार गुरीला रणनीति का प्रयोग हमले के विफल करने के लिए किया। यानी जब 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने अहोम साम्राज्य को हड़पने का कहा, तो औरंगजेब ने अहोमों की जो राजधानी थी गढ़गांव, वहाँ पर हमला करने के लिए अधिकारियों को भेजा, सेना को भेजा। तब क्या किया, अहोमों ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए जंगलों, पहाड़ियों, नदियों तथा अपनी गोरिल्ला नीति का इस्तेमाल करते हुए औरंगजेब की सेना को धूल चटाया। यद्यपि मुगलों के पास अधिक सेना और नदी नौकाओं का बड़ा तंत्र था, यानी मुगलों के पास अधिक सेना थी व नदी नौकाओं यानी अधिक नाव थी। वर्तमान गुवाहाटी के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर डले हुए सराय घाट के युद्ध जो 1671 में होता में अहोम सेनापति लिचित बरफुन और उनके 10,000 सैनिकों ने 30,000 सैनिकों की मुगल सेना को पराजित किया तथा अहोम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने में समाहित रहे। यानी जो आज का गुवाहाटी है, वहाँ के जो निकट एक ब्रह्मपुत्र की नदी है ना, वहाँ 1671 में सराय घाट का युद्ध हुआ था, जहाँ पर जो अहोम थे ना, अहोम का एक सेनापति था लिचित बरफुकन। ठीक है, लिचित बरफुकन, उन्होंने क्या किया, उनकी एक 10,000 सैनिकों की सेना थी, 10,000 सैनिकों ने मुगलों की 30,000 सेना को मार के भगा दिया, पराजित कर दिया। तो इसी दिन से अहोम स्वतंत्र घोषित हुए। ठीक है, आपने अहोमों की हिस्ट्री पढ़ ली। अब हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम सिखों का उदय, यानी हम सिखों के जो प्रमुख गुरु थे, जैसे गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, इनके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में। तो मिलते हैं पार्ट 7 में, तब तक के लिए बाय। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।